प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, 2 सितंबर तक मतदाता सूची में त्रुटि को ठीक करवाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के नारायणगढ़ में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कहा, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को नई दिशा देने का किया काम। केंद्र ने लेटरल एंट्री के जरिए संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सिफारिश के बाद भर्ती रद्द की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्र सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल किया गठित। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को लिखा पत्र। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 12 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। उम्मीदवार 16 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 20,600 मतदाता केंद्रों का मसौदा जारी हो चुका है। 818 नए केंद्र बनाए गए हैं। 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और मतदाता 2 सितंबर तक सूची में त्रुटि को ठीक करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। चुनाव होने हैं, उसकी 5/9/24 को 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त आरओ द्वारा जारी की जाती है अपने विधानसभा क्षेत्र में। और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की। और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा। और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया। और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कुल 2,02,04,27 मतदाता हैं। इनमें 95,03,407 महिला मतदाता शामिल हैं। हरियाणा में सर्विस वोटर की संख्या 1,05,000 से अधिक है। प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए 225 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की मांग भेजी गई है, जिसमें से 70 आवंटित हुई हैं। उन्होंने बताया कि एपिक कार्ड मतदान कार्ड का अधिकार नहीं देगा। मतदाता सूची में नाम होने पर ही एपिक कार्ड मान्य होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोग सी विजिल ऐप पर जाकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने उम्मीदवार का ब्यौरा आयोग को नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध है। चुनाव में उम्मीदवार का खर्चा 40 लाख रुपए रखा गया है। 4 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। 12,427 है। सर्विस इलेक्टेड हमारे 1,09,204 है। तो टोटल इनको मिला के 2,03,27,631 इलेक्टर बनते हैं कल की तिथि तक, जो कि अभी कार्य अभी जारी है। और 27 तारीख को इसका फाइनल पब्लिकेशन होएगा। जो एपिक की परसेंटेज है फोटो इलेक्टोरल रोल वो 100% है। फोटो की भी परसेंटेज ये पहले ज़्यादा प्रासंगिक था, अब लेकिन 100% ही है पिछले विगत कई सालों से, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को नई दिशा देने का काम किया है। हरियाणा के योग्य युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार दिया गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके खुद के खाते खराब हैं वे आज हिसाब की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए कार्यों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब देने को कहा।
का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है, नारायणगढ़ के लोगों से यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाइयों 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर नारायणगढ़ की विधानसभा ये नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। आज आपका बेटा आप लोगों से भाइयों अंबाला की 4 सीटें मांग रहा है, आप देने का काम करिए और मैं विश्वास दिलाता हूं किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाते, मैं आज फिर आपको समय देता हूं, आप राहुल गांधी को पूछ करके मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दे दे। आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार दिल्ली के अंदर भी 10 वर्षों तक भाइयों सत्ता के अंदर रही है। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 70 दिनों के छोटे से कार्यकाल में रिकॉर्ड फैसले लेते हुए प्रदेश के सभी वर्गों को बड़ी राहत पहुंचाई है। वहीं आज चंडीगढ़ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उपचुनाव के लिए किरण चौधरी को उम्मीदवार चुना गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज रोहतक में हुई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में हुई इस बैठक में पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक कुलदीप बिश्नोई, सह संयोजक कृष्ण पंवार, एडवोकेट वेदपाल और पूर्व मंत्री विपुल गोयल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई। साथ ही बैठक में तय हुआ कि 25 अगस्त को प्रदेश के 20,000 बूथों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक जाएंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण पंवार ने प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पहले मनोहर लाल और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जनहित के निर्णय लिए हैं, जिसमें खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए फैसले शामिल हैं। ऐसे में प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकटों के बारे में फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। हमने बनाए हैं, उन विभागों में अलग अलग सबकी जिम्मेदारी दी है, तो उसमें संयोजक, प्रभारी, सह संयोजक और पूरी टीम जिस प्रकार से वो काम करेगी, जैसे कोई परिवहन व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, तो हर विभाग चाहे आईडी से संबंधित है, हर विभाग की हमने अलग से ड्यूटी लगाई है, जिससे कि हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। और 25 तारीख को हमने 20,000 बूथों के ऊपर हमने पार्टी ने रचना रची है, तो उसका नाम अभी शाम तक आपको दे दिया जाएगा। उसमें अलग अलग पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी बूथों पर जाएंगे और वहां पर जाकर बूथ के ऊपर सभी वहां के कार्यकर्ता लोग और जिस प्रकार से अलग अलग जो सामाजिक संस्थाएं के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर करनाल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध करनाल में कंबोज धर्मशाला से यात्रा का शुभारंभ हुआ। मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि आज हम राजीव गांधी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं। हमें एक नए भारत का निर्माण करना है और एक अच्छी सोच को आगे लाना है। उन्होंने कहा कि करनाल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये फैसला हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा अलग अलग निकाली जा रही यात्राओं पर उन्होंने कहा कि इसमें अलग कुछ नहीं है, चाहे तो 50 यात्राएं निकाल सकते हैं, हम तो लोगों के बीच में जाना है। बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा तूल पकड़ लेती हैं। वो कोई बात नहीं, देखो वो आज के दिन मुद्दा वो है नहीं। मुद्दा ये है कि हम हरियाणा में
प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। और खास तौर से जहां आज हम खड़े हैं करनाल में, हमने इस बार नतीजे विपरीत दिखाए। अलग अलग क्या, ये तो 50 यात्रा भी निकल सकती हैं, लोगों के बीच में जाना है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में नए चेहरों को प्राथमिकता देगी। जनता ने भाजपा का 10 साल का शासन देख लिया है और अब एक नए सूरज के उदय होने का समय आ गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव कार्यकर्ता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करेगी, पर मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस नए चेहरों को तरजीह देगी और नए चेहरों पर अपना दाव लगाएगी, ताकि राजीव जी जो सूत्र के पक्षधर थे कि वो ये चाहते थे कि पीढ़ी बदलाव भी हो, समाज में बदलाव भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा की जनता पर, और जनता के अंदर भगवान बसता है। उन्होंने 10 साल का भाजपा का क्रूर कुशासन देख लिया और उस क्रूर कुशासन के बाद एक नए सवेरे के उदय का समय आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण चौधरी का इस्तीफा 20 अगस्त से स्वीकार कर लिया है। किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब तोशाम विधानसभा क्षेत्र 20 अगस्त से रिक्त हो गया है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए, किरण चौधरी जी ने स्वयं आकर के मुझे इस्तीफा दिया था और मैंने उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन हाँ ये भी कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा कि वो अपने 10 साल का हिसाब पंचकूला विधानसभा का लेकर के किसी भी टेबल के ऊपर कभी भी आए, हिसाब किताब का मिलान करें, अपना बही खाता साथ लेकर के आए। हरियाणा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश मैनिफेस्टो समिति की घोषणा कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा अन्य 14 नेताओं को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रदेश कार्यालय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने इस संबंध में मैनिफेस्टो समिति के प्रमुख व सदस्यों के नामों की सूची जारी की है। हरियाणा भाजपा मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को मैनिफेस्टो समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं सदस्यों के रूप में मंत्री अभय सिंह यादव, राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व प्रदेश महामंत्री देवपाल एडवोकेट, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, विधायक किरण चौधरी, विधायक भव्य बिश्नोई, विधायक सत्य प्रकाश जरावता, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, सीएम के ओएसडी रहे भूपेश्वर दयाल, संजय शर्मा, मदन गोयल, रोजी मलिक आनंद को नियुक्त किया गया है। कैथल के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। योग्य पात्र आगामी 2 सितंबर तक अपनी वोट बनवा सकते हैं। जिले में 7,605 दिव्यांग जन मतदाता तथा 85 वर्ष से अधिक की आयु के 10,803 बुजुर्ग हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार अपने घर से या मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूर्व में ही चुनाव कार्यालय को सूचित करना होगा। इसमें गुला में 1,93,065, कलायत में 2,15,155, कैथल में 2,20,459 और पुंडरी में 1,91,881 वोटर एनरोल्ड हैं। फाइनल फिगर हमारे पास 27/8 को आ जाएगी। यहाँ हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। इलेक्शन जो ऑफिस है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमारे डिप्टी डीओ हैं सीटीएम साहब, और आरओज हैं हमारे। कैथल के आरओ एसडीएम कैथल हैं। इसके अलावा कलायत के आरओ एसडीएम कलायत। वहीं जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने लघु सचिवालय कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया
विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी को इसकी पालना करना आवश्यक है। सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री तुरंत हटा दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 5 सितंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव के पश्चात मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। फाइल करने की आखिरी डेट होगी वो 12/9/2024 12 सितंबर 2024 रहेगी। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी जो करनी होती है उसकी डेट एक ही दिन क्योंकि वो करनी होती है, तो जो भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी होंगे हमारे, उन्होंने 13/9/2024 को ये स्क्रूटनी करनी होगी। अपना कैंडिडेचर विथड्रॉल करने की, वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 को एक्चुअल पोलिंग होगी। लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को केंद्र सरकार ने रद्द करने की सिफारिश की है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है जिसमें लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसे यूपीएससी ने स्वीकार करते हुए रद्द कर दिया। दरअसल यूपीएससी में 18 अगस्त को विभिन्न मंत्रालयों ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। चिट्ठी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस की सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी नियुक्तियों में कभी भी आरक्षण नहीं दिया था। करके संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की संस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने कहा कि उसने वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता के RG कर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सत्वरू संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म और हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपने कानून तैयार किए हैं। हालांकि इन कानूनों में संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमी का उल्लेख नहीं किया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि उचित निगरानी, गश्ती और अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सुप्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी के बाद अनुमति दी जानी चाहिए।
ड्यूटी के दौरान अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र दिखाए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी आगंतुकों की निगरानी के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। सभी अस्पताल परिसरों में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए राज्यों को सजा का प्रावधान करने को भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और प्रशासनिक कर्मचारी सहित अस्पताल के सभी कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों को पहचान कर उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कौशल से अवगत कराया जाना चाहिए। अस्पताल के अधिकारियों को स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ घटना की स्थिति में सघन समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करने की भी सलाह दी है। पीजीआईएमएस रोहतक की मेडिकल छात्रा का अपहरण और मारपीट मामले में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को गिरफ्तार कर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं पीड़ित छात्रा का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वह अपने साथ हुए तमाम घटनाक्रम की जानकारी दे रही है। गौरतलब है कि पीजीआईएमएस रोहतक की एक मेडिकल छात्रा का 16 अगस्त की शाम को संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर मनिंदर कौशिक ने कार में अपहरण कर लिया था। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने पीजीआई प्रशासन और परिजनों को दी और साथ ही पीजीआई पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को संस्थान से निलंबित कर दिया और पीजीआईएमएस में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। मेडिकल छात्रा का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल पीजीआई रोहतक का दौरा किया। उन्होंने हेल्थ यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर अनीता सक्सेना व पीजीआईएमएस निदेशक डॉक्टर एसएस लोहचाप से पूरे मामले की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। निकाल दिया, उसका जो पीजी कोर्स कर रहा था वो भी खत्म कर दिया और उसको निकाल दिया, और जो हमारी एक नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है उसको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरी ओर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट करके उस पर जो भी धाराएं थी वो लगाकर उसको, मुझे अभी पता लगा है कि पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी मिल गया है। तो हरियाणा सरकार पूरी वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पीजीआई के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने कहा कि संस्थान ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया था। वहीं पीजीआई में स्थित पुलिस स्टेशन के प्रभारी रोशन लाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किया गया जिन्होंने उनकी चोटों की पूरी जानकारी ली। पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई और उस एमएलआर के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस के द्वारा उस जो रेजिडेंट है उसे पकड़ा गया। जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उन्हें देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस विद्यार्थी को, जो हमारे एनाटमी में फर्स्ट ईयर पीजी है, एमएस एनाटमी कर रहे हैं, उन्हें संस्था से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को एक शिकायत दी थी और उस पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की। जांच पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत अभी हमारे जांच पड़ताल हमारी जारी है। हमने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आज हम उसको अदालत में पेश करेंगे। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से हमने पहले से ही अपना महिला कर्मियों को यहाँ ड्यूटी पर बुलाया गया है। सीआरपीएफ में निरीक्षक के पद पर कार्यरत जींद के निडानी गांव वासी कुलदीप सिंह गत दिवस जम्मू के उधमपुर जिले में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वीर सपूत सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका यह सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। मैं शहीद कुलदीप मलिक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल भी कुलदीप मलिक की शहादत पर दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को संबल प्रदान करे। हरियाणा के इस लाल की शहादत
पर पूरे देश को गर्व है। कुलदीप शहादत की सूचना मिलने पर पूरे गांव में मातम छा गया। शहीद कुलदीप सिंह कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे और बतौर कांस्टेबल नियुक्त हुए। शहीद के बेटे नवीन ने बताया कि गत सुबह ही उनके पिता का फोन आया था और रक्षाबंधन का पर्व बेहतर तरीके से मनाने की हिदायत दी थी और अगले माह उन्हें अवकाश पर आना था। उनके भाई कृष्ण ने भी बताया कि उनके कुलदीप ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कुर्बानी दी है। कल हुई थी जी सुबह, तो यही कि बस त्योहार अच्छे से मनाना, अपना आराम से रहना। हाँ, अगले महीने जन्मदिन है जी मेरा, उस पे आने की बोल रहे थे। हमारे पास 3:30-4 बजे फोन आता है। भैया ये कहा था कि ऐसे ऐसे आपके भाई को ऐसे गोली लग गई है, ऐसे ऐसे अपना हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये मैसेज आया कि वो शहीद हो गई। हमारी बात कल सुबह भी हुई थी जी एक बार। 3-4 महीने से वो छुट्टी आने की कह रहे थे। स्वभाव था जी, बहुत नरम स्वभाव था भाई का। सारे गाँव से मिलनसार थे, किसी को कुछ कहते नहीं, कोई कह देता था। आज विश्व मच्छर दिवस है। इस दिन मच्छरों से होने वाली बीमारियों और बचाव के बारे में आमजन को जागरूक किया जाता है। इस कड़ी में आज हिसार के न्यौली कलां गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने विद्यार्थियों को मच्छरों से बचाव के बारे में जागरूक किया। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता नूर मोहम्मद ने बताया कि आज विश्व मच्छर दिवस पर विद्यार्थियों को मच्छर जनित बीमारियों के बारे में बताया गया है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया व जापानी बुखार जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं। विभिन्न प्रकार के एहतियात करके मच्छरों को अपने घरों के आसपास अंडे देने से रोका जा सकता है। बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप चरम पर होता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक रविवार को ड्राई डे मनाना चाहिए, जिसमें अपने घर के अंदर कूलर है, फ्रिज की ट्रे है, मनी प्लांट के पौधे हैं, इन तमाम जो पानी की ठहराव वाली जगह है उनको साफ करना चाहिए। और यदि हमारे घर के आसपास से गड्ढे हैं या कोई पानी खड़ा है तो उसमें मिट्टी का तेल, काला तेल या डीजल डाल देना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप अपने चरम पे है। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास अनावश्यक पानी जमा ना होने दें। यदि पानी ठहरता है तो उसमें केरोसिन या तेल डालना चाहिए ताकि उसमें मच्छर ना पनप सके। मच्छर पानी में पैदा होते हैं तो पानी को हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास के जैसे फ्रिज, कूलर आदि की हमें सफाई करनी चाहिए और किसी चीज़ में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें पेट्रोल, डीजल आदि डाल देना चाहिए ताकि मच्छर वहीं पर खत्म हो जाए। पूरे बाजू के कपड़े डालने चाहिए ताकि मच्छर न काटे और ताकि हमें बीमारियां ना फैले। आज हमें यह सिखाया गया है कि हमें खुली सतह में पानी, हमारे घरों में टंकी, ड्रम आदि को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां होती हैं, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं? मच्छरों से डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां फैलती है। इनसे बचने के लिए हमें खड़े पानी को नष्ट कर देना चाहिए या मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल या डीजल का यूज करके उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता 21 वर्षीय पहलवान अमन सहरावत व ओलंपिक प्रतिभागी रितिका हुड्डा व निशा दहिया से संत कबीर कुटीर पर पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलवान अमन पर देश और प्रदेश को गर्व है। महज 10 साल की उम्र से विपरीत परिस्थितियों में अमन ने कुश्ती में जो कठिन तप किया वो अद्भुत है। वहीं रितिका ने भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर जो जज्बा और कौशल दिखाया वो सराहनीय है। सीएम ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और सम्मान देने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 21 भूविज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए जानमाल के नुकसान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में पूर्व चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खनिज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश में किए गए सुधार और नवाचार ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी कारगर साबित हो रहे हैं। एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा से भी भूगर्भ से जुड़ी घटनाओं के महत्व का पता चलता है। जो कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होता है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और ये पैराडाइम शिफ्ट से भी बड़ा होता है। हमारे देश में अनेक महान जियोलॉजिस्ट के उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और इंडियन जियोलॉजी में पथप्रदर्शक बने। मैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निर्देशक श्री MS कृष्णन और श्री DN वाडिया का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज को स्थापित किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।